Before starting this session, again I'm repeating the instruction regarding how we are going to proceed. During the initial minute, I will ask to her some general question. Thereafter, I will open the floor to all of you so that you can unmute your mic and ask to her any question. And in between, if you have any doubt, you can ask in the comment section so that we can make this session more interactive. So, Garima, just starting this session, it would be better if you introduce yourself to the Um, participants. okay. Hi everyone. I'm Garima here. I have secured All India rank 220 in CSE 2021. My optional was political science and international relations. This was my 5th attempt. And what else do you want to know about me? I think that's okay. So, moving to the questions. So, how was your journey? What were the mistakes and takeaway according to you? Okay. So regarding my journey, I think I didn't expect it to be this long. Just one question, Anmol. Is it supposed to be in English or can it No, be bilingual? bilingual. You can speak in which Okay, language. okay, okay. Okay, fine, fine. So थोड़ी सी बड़ी जर्नी हो गई. Didn't expect it to be this long. Challenges ये थे कि कभी-कभी बहुत frustrating हो जाता था. मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? Because someone has नहीं, written that. आ रही है. ओके, ओके. सो उनके एंड पे थोड़ा सा शायद इशू होगा. तो जस्ट वन सेकेंड. या चैलेंजेस वही थे कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता था दोबारा से स्टार्ट करना, क्योंकि मेंस मेरे हो गए थे 3-4 बार, बट फिर जीरो पे आ जाते हो आप. सो वो काफी हो जाता है. फिर सेम कंटेंट यू हैव टू रीड अगेन एंड अगेन. सोशल लाइफ थोड़ी सी अफेक्ट हो जाती है. और टेक अवेज ये थे कि सबसे ज्यादा सोर्सेज मैंने बहुत ज्यादा स्प्रेड कर लिए थे. तो सोर्सेज को अगर लिमिटेड रखा जाए, रिविजन्स मल्टीपल की जाए और सिलेबस कंप्लीट किया जाए, एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे काफी ध्यान देना चाहिए. आई थिंक वी टेंड टू इग्नोर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस अ लॉट. So instead of running after a lot of answer writing test series, if we do previous year's questions first, I think वो better रहता है. so as you've gone through this whole journey for many years, so how you suggest you deal with this pressure of not getting selected through multiple attempts? ओके. अनमोल, इट्स अगेन प्रेशर का ये होता है कि ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी देयर, और जैसे जैसे अटेम्प्ट्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे फाइनेंशियल प्रेशर भी हो जाता है. फिर टू गेट सेटल डाउन, वो वाला भी एक प्रेशर रहता है. तो उसका यही चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाई यू आर गोइंग इनटू दिस सर्विस. इफ यू हैव क्लैरिटी ओवर दिस, तो आप यू कैन ऑलवेज गो बैक टू दिस दिस क्वेश्चन और दिस आंसर कि अच्छा मैं क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ. और अगर आप वो उस पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ठीक है, अभी अगर नहीं हो पा रहा है. एक सबसे बड़ी चीज ये कि इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर एनी स्टेज, तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द प्रोसेस कि क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे या फिर मुझे पीनलाइज किया हुआ, रादर लुक एट कि कहाँ पे गलती हुई, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो गलती हुई होगी, क्योंकि बाकी बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं. तो उस पर ध्यान दीजिए कि, और प्रेशर तो रहेगा, मतलब क्योंकि वी आर सोशल बीइंग्स, तो वो रहेगा. बट वही है कि थोड़ी सी मेहनत तो है इस पूरे के पूरे फील्ड में. तो एक वो भी समझ में आता है कि जब आप फाइनली सर्विस में जाएंगे तो यू लर्न हाउ टू टेक, हाउ टू प्रेशर जैसे काफी रहेगा पॉलिटिकली. तो अभी अगर आप थोड़ा सा जर्नी में देखेंगे कि मेंटल और इमोशनल जो जरूरत होती है, वो थोड़ा सा आपको आगे के लिए भी प्रिपेयर करेगा. और फिर वही है कि गो बैक टू दी क्वेश्चन कि मैं क्यों कर रहा हूँ. तो वहां से आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. As the mains is approaching for 2022 aspirant, what would you suggest to them? It's around like 2 months is left. या सो सजेशन अगेन वही होगा कि सोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखिए. मतलब ऐसा नहीं कि इस टाइम पे आप पॉवर्टी के क्वेश्चंस के लिए 1000 सोर्सेज को रेफर कर रहे हैं. जस्ट सोर्सेज बहुत लिमिटेड होने चाहिए. 250 वर्ड्स या अप्रोक्सीमेटली 300 टू 400 वर्ड्स का कंटेंट आपके पास हर सिलेबस के पॉइंट पे होना चाहिए. प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है. जैसे हंगर पे क्वेश्चंस है तो हर साल घुमा फिरा के यही पूछते हैं कि हंगर के रीजंस क्या है, या फिर गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, या फिर कहाँ पे हमें और स्टेप्स लेने की जरूरत है जिससे वी कैन टैकल हंगर, या फिर हंगर में हंगर को कम करने में कितनी इंप्रूवमेंट आई है. सो दीज 5 और 6 सब थीम्स पे ही मोस्टली क्वेश्चंस रिवॉल्व करते हैं. सो
250 words or maybe 300 to 400 words on every point of syllabus, both for optional as well as mains, as well as GS. मल्टीपल रिविजन हो, सोर्सेज को बिल्कुल स्प्रेड आउट ना करें, बहुत एक या दो रखें, और कंटिन्यूस रिविजन्स रखें, और थोड़ा सा कामली करें इस पेपर पे, क्योंकि इस टाइम पे ये हो जाता है कि इतना सारा बचा है, इतना सारा बचा है, तो वो सभी के लिए बचा होगा, क्योंकि मतलब अगर मैं भी अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट दे रही होती तो मुझे भी यही होता कि ये चीज बची है, ये चीज बची है। जस्ट पैनिक नहीं करना है, बहुत मेडिटेट कर सकते हैं आप, उससे काफी ज्यादा काम फील होता है, और रिविजन्स बहुत अच्छे से कीजिए और सिलेबस कंप्लीट कीजिए। To the strategy part for the beginners. So, any particular timeline you want to suggest for the 2023 aspirant? अनमोल, टाइमलाइन तो यही होती है कि आपको ऑलरेडी कितना आता है। जैसे एवरीवन वुड बी ऑन डिफरेंट लेवल्स, तो किसी ने एनसीईआरटीज पढ़ी हुई होगी, किसी ने नहीं पढ़ी होगी, तो उनके लिए टाइमलाइन डिफरेंट हो जाएगी। बट अगर आप बेसिक सोर्सेज अच्छे से कर लेते हैं, जैसे एनसीईआरटीज हो जाती है, या फिर जो बेसिक बुक्स हो जाती है कि लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, और तमिलनाडु वाली बुक हो जाती है, थोड़े बहुत करंट अफेयर्स अगर आप कर लेते हैं, तो अगर आप इनको कर लेंगे ना, तो आई थिंक 1 year फॉर प्रीलिम्स इज फाइन। फिर आपके ऑप्शनल पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपने वो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ही आपका वो ऑप्शनल था, तो आपको बहुत आसान रहेगा, मतलब यू विल नो बिफोर हैंड कि क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो आई थिंक बेसिक सोर्सेज को बहुत अच्छे से कीजिए, मतलब रादर देन अगेन आई कीप रिपीटिंग दिस पॉइंट अगेन एंड अगेन, कि हिस्ट्री की 10 किताबों की जगह पे आप एनसीईआरटीज कीजिए, स्पेक्ट्रम कीजिए, तमिलनाडु वाली कीजिए, और उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स कीजिए, पिछले साल के क्वेश्चंस पे जाइए, टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के लिए कीजिए। तो आई थिंक काफी आसानी से 2023 का प्रीलिम्स तो बहुत आसानी से हो सकता है। So, as of late, certain question like from agriculture and sports were asked. So, what do you suggest to deal with these bouncers? अनमोल, बाउंसर्स का ये चीज है कि अब स्पोर्ट्स पे जिस साल वो जो 2 क्वेश्चंस आए थे वो क्रिकेट से रिलेटेड थे और एक अवार्ड से रिलेटेड थे। मैं क्रिकेट को फॉलो नहीं करती तो मुझे नहीं आते थे। और अब मेरी जो प्रीलिम्स की वो रहती है वो ये है कि आप स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छे से कीजिए। मतलब अगर आप इकोनॉमिक्स, जो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी और एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी, अगर आप इनको बहुत अच्छे से करके जाते हैं, मतलब जो स्टैटिक पार्ट आता है, क्योंकि हिस्ट्री में आप जितने क्वेश्चंस हैं आपको वो करंट अफेयर से वो नहीं आएंगे, मतलब करंट अफेयर से वो लिंक कर सकते हैं। जैसे लोथल को जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला था, सो दे हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन लोथल, बट वो आपका बेसिक नॉलेज से आएगा जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स करेंगे। तो अगर आप स्टैटिक कर लेते हैं ना, तो स्टैटिक से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि करंट अफेयर्स तो दे कैन आस्क ऑन एनीथिंग, आप कितना प्रिपेयर करेंगे, ऑलरेडी इतना सिलेबस है। स्टैटिक बहुत अच्छे से कीजिए कि स्टैटिक में अगर कुछ आ जा रहा है, कुछ भी आ जा रहा है, तो आप उसको मिस आउट नहीं कर रहे हैं। और फिर उसके बाद तो फिर थोड़ा सा लक फैक्टर रहता है, उस टाइम में प्रेजेंस ऑफ माइंड रहती है, और किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, आई थिंक उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे 1-2 साल पहले, लास्ट ईयर ओनली, बेल पे एक क्वेश्चन आया था, तो उस टाइम पे आर्यन खान का काफी चल रहा था, बट अगर आप उस स्टेटमेंट को पढ़ के देखेंगे ना, तो ये था कि बेल बेल के लिए मतलब बेल डिमांड करना इज अ राइट, वो नहीं है राइट। मतलब अगर आपको नहीं भी पता है ना, आप थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाएंगे, सो यू कैन डील विद दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो एक वो स्टेटमेंट को पढ़ना भी बहुत अच्छे से, मतलब बहुत कामली पढ़ना। एक तो इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाता है कि यार ये चीज तो मैंने पढ़ी ही नहीं है, लेकिन अगर आप उस स्टेटमेंट में जाके देखेंगे ना, तो 90% टाइम्स यू कैन फाइंड आंसर टू दोज क्वेश्चंस। और फिर बाउंसर्स तो कुछ ना कुछ तो छोड़ने पड़ेंगे, मतलब अगर आप 2 ही क्वेश्चन है। अब स्पोर्ट्स पे इस साल जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने स्पोर्ट्स पूरा कवर कर लिया, बट इस साल कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन पे या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज, लोकसभा, ये इस पे हर साल क्वेश्चन आएंगे, सो व्हाई नॉट डू दीस। Moving to the main strategy part, as you are from political science and international relations optional, and you got this good score. So, any strategy, comprehensive strategy you want to suggest? ओके, अगेन कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी का यही है कि एक आपको बेसिक पता होना चाहिए, मतलब जो भी सिलेबस है, जैसे सोक्रेटिस कर, मतलब प्लेटो करना है, एरिस्टोटल करना है, उसके आपके पास बेसिक नोट्स होने चाहिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास जाएंगे तो दे विल प्रोवाइड यू सच नोट्स, बट हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के में कुछ ना कुछ गैप्स रह जाते हैं कि उन्होंने कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक मिस कर दिया होगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि गो बैक टू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस।
उस पर्टिकुलर टॉपिक पे 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे इंडिया यूएस रिलेशन की अगर मैं बात करूं, तो वो हर साल 6 या 7 चीज पूछ रहे हैं कि इंडिया यूएस रिलेशन का प्रेजेंट स्टेटस क्या है। फिर दूसरा क्वेश्चन कभी आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पे हमने रिसेंट टाइम्स में कोऑपरेशन देखा है। कभी आ जाएगा कि इंडिया यूएस रिलेशंस में चैलेंजेस क्या है, और इंडिया यूएस रिलेशंस को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आपका स्ट्रक्चर वही है कि आपको पहले इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बताना होगा कि इंडिया यूएस रिलेशन की कौन सी पार्टनरशिप चल रही है। फिर कैसे एक पैरा आप बता सकते हैं एवोल्यूशन पे, एक बता सकते हैं आप कोऑपरेशन पे कि डिफेंस में है, इकोनॉमी में है, साइंस एंड टी में हो जाएगा, एनवायरमेंट में हो जाएगा, जियो स्ट्रेटेजिकली हो जाएगा। फिर चैलेंजेस बता दीजिए, फिर वे फॉरवर्ड बता दीजिए। तो एवरी क्वेश्चन में यही रहेगा। अब आप अपने नोट्स में जाके देखिए कि क्या आपके पास कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए इनफ कंटेंट है। तो वो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के थ्रू जाके आप उसे हेल्प ले सकते हैं। जैसे कभी कभी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एक टॉपिक रहता है विच इज नॉट यूजुअली कवर्ड बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, तो आप उसमें थोड़ा सा गूगल कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि आप गूगल किस पॉइंट तक करेंगे, कि बहुत सारा कंटेंट है, तो फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे जाए और उसमें देखें कि अच्छा वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन पे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कि रिसेंट टाइम में न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं इंटरनेशनली, कौन कौन सी कन्वेंशन साइन की है, किन किन ने नहीं किए हैं, क्या क्या चैलेंजेस है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए। तो वही 3-4 चीजों पे करेंगे ना, मतलब कि क्या है प्रेजेंट स्टेटस, क्या स्टेप्स लिए गए हैं ग्लोबली, नेशनली, स्टेट्स ने क्या लिया है, और क्या और किया जाना चाहिए, और कौन कौन लोग हैं जो इसमें हेल्प, मतलब जिनकी वजह से प्रोलिफरेशन हो रहा है, या क्या क्या फैक्टर्स है। तो इन 6-7 चीजों के अलावा आई डोंट थिंक कुछ भी चीज करने की जरूरत है। बट दिक्कत ये होती है कि हम 5 या 6 चीजें पहले तो ज्वाइन कर लेते हैं, फिर सबका कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। वो जो परफेक्शन की तरफ जाने की जो एक नीड रहती है, वो ना करके एक 250 वर्ड्स 300 वर्ड्स का कंटेंट अगर प्रिपेयर कर लें, आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू गो अबाउट फॉर एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। So regarding political science, it is suggested that to follow Shubhra Ranjan ma'am notes. हम्म। Then after to join the test series, these two things are suggested by toppers and other. So what extra thing you हम्म। want to suggest? Like you suggested that we have to go through the PYQs and other. Like for या the beginner in the all-rounder level, it seems so difficult to go यस, through this. yeah, so I used to be one of those beginners in the very same place. Right. जो मैंने किया था, मैंने शुभ्रा मैम की वो की थी। मैंने 3 साल मैम की टेस्ट सीरीज की थी, बट मुझे थोड़ा सा लगा था कि जो मेरे गैप वाले पॉइंट्स हैं, या जिनमें मुझे नहीं आता है, मैं उनमें नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने अपने इस वाले अटेम्प्ट में तो आई डिडंट जॉइन एनीथिंग। मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को किया, एंड अनमोल यू वोंट बिलीव इट कि 90% क्वेश्चंस गेट रिपीटेड। प्रीवियस मतलब पेपर 1 का जो सेक्शन ए है, उसमें 100% क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इन वन वे और द अदर। मतलब अगर उन्होंने मिल मिल के बारे में पूछा है कि मिल का व्यू ऑन विमेन क्या है, या फेमिनिज्म पे क्या, विमेन सफरेज पे क्या है, तो वो क्वेश्चन लिबरल फेमिनिज्म से हो जाएगा। और लिबरल फेमिनिज्म का क्वेश्चन पहले 3 या 4 बार आ चुका है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर्स को अच्छे से करेंगे, एक फ्रेमवर्क होता है, पता है, अगर कोई भी एक क्वेश्चन आ जाता है, उसका 90% कंटेंट तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर करके जा सकते हो। आईएमएफ पे क्वेश्चन आएगा, तो जो एक्चुअल क्वेश्चन होता है ना, वो 3 या 4 लाइन्स का ही होता है। उसके अलावा आपको इंट्रोडक्शन देना होता है, फिर ये बताना होता है कि क्या क्या चैलेंजेस है आईएमएफ में, क्या क्या किया जा सकता है उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। तो वो आपका इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन वो कंटेंट आएगा, क्योंकि जो भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है ना, उसका यू कैन राइट 250 वर्ड्स ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। तो आपको ऐसे बताना होता है कि आईएमएफ क्या है, फिर कैसे इवॉल्व हुआ, अगर वो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी फिट हो जा रहा है, फिर जो एग्जैक्ट डिमांड है क्वेश्चन की उसको एड्रेस कीजिए, फिर चैलेंजेस बताइए, फिर वे फॉरवर्ड बताइए। तो आई थिंक 90% कंटेंट हर टॉपिक में आप बिफोर हैंड प्रिपेयर करके जा सकते हैं। और स्टैटिक पार्ट तो ऑलमोस्ट हर साल रिपीट होता है, मतलब 90 to 95% क्वेश्चन गेट रिपीटेड एवरी ईयर। तो प्रीवियस ईयर्स तो मुझे लगता है कि हम बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, एंड आई थिंक वो अगर हम कर लेंगे तो हमारी काफी सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। So what feedback mechanism you have performed, like कि पता चलता रहे कि we are on right track or not? सबका अपना फीडबैक मैकेनिज्म होता है। जी जी जी। राइट ट्रैक के लिए ये कर सकते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने क्या वो सिलेबस फिनिश कर लिया। जैसे मान लीजिए इफ यू हैव
GS1 में सिलेबस रहता है कि कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म। तो अब जब आप उस टॉपिक को कर रहे हैं तो आप क्या कम्युनलिज्म के हर क्वेश्चन को एड्रेस कर पाएंगे जो पिछले साल में आया है या नहीं आया है? आप उसकी एक लिस्ट बनाइए, एक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कीजिए कि कम्युनलिज्म है, उसपे 10 क्वेश्चंस आए हैं। जब आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपने एक कंटेंट प्रिपेयर कर लिया, फिर आप क्वेश्चंस पे जाके देखिए कि क्या मेरे पास जो कंटेंट है उससे वुड आई बी एबल टू सॉल्व 90% क्वेश्चंस और 100% क्वेश्चंस। अगर वो कर पा रहे तो यू आर ऑन राइट ट्रैक। और मेरा भी बेंचमार्क वही होता था। और regarding एक सॉरी टू yes. इंटरप्ट यू, एक बेंचमार्क ये हो सकता है कि जैसे क्योंकि मेरा ये फोर्थ मेंस था तो इस बार मैंने नहीं लिखा था, मतलब आंसर राइटिंग आई डिडंट नीड टू डू। बट दूसरा एक बेंचमार्क हो सकता है क्योंकि मेरी स्पीड सही रहती थी। आप उनको आंसर्स को लिखिए, कोई भी एक साल का पेपर उठा लीजिए जिसमें आप 20 क्वेश्चंस करके देखिए एंड सी वेदर यू आर एबल टू फिनिश दोस क्वेश्चंस विद डिसेंट कंटेंट इन 3 hours और नॉट। मतलब बिल्कुल आप सिमुलेट कीजिए उसी मतलब 3 घंटे के लिए बैठिए, 9 से 12 करके देखिए और कोशिश कीजिए कि क्या आप लिख पा रहे हैं, डिसेंट कंटेंट आ पा रहा है। तो उससे भी एक अलग बेंच मतलब एक अलग पैरामीटर हो सकता है जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आप वो लिख भी पाएंगे या नहीं। वुड यू बी एबल टू रिकॉल व्हाट यू हैव रेड? तो एक वो हो सकता है। So according to you, what is the best time to start answer writing for the beginner? Like there are very programs of the coaching who suggested to start the answer writing हम्म, from day one. हम्म। अनमोल, मैंने भी ये गलती अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में की थी कि मेरा कंटेंट प्रिपेयर नहीं था एंड आई हैड स्टार्टेड विद आंसर राइटिंग। सो वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक रहती है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप लिख क्या रहे हो। पहले आप अपना सिलेबस फिनिश कीजिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है, अर्थक्वेक है तो अर्थक्वेक पे आपके पास पहले पता होना चाहिए कि आपको अर्थक्वेक की डेफिनेशन क्या होती है, फिर वो क्यों होता है, उसके लिए एनडीएमए के गाइडलाइंस क्या है। जब आप ये कर लेंगे फिर आप आंसर राइटिंग पे जा सकते हैं। फिर आप पिछले साल के क्वेश्चंस कीजिए, कोई भी एक टेस्ट सीरीज उठा लीजिए कि उन्होंने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हुए। तो जब तक आपका सिलेबस फिनिश नहीं हुआ है तब तक आप आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं? मतलब जब तक आपको पता ही नहीं है कि आपको पढ़ना क्या है आंसर राइटिंग में, फिर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इंटिमिडेटिंग और ओवरवेलमिंग लगेगा कि ये तो मुझे आता ही नहीं है। और जब आप वो पढ़ के ही नहीं जाएंगे तो वो आएगा कैसे? तो पहले सिलेबस फिनिश करके देन यू कैन स्टार्ट विद आंसर राइटिंग। द मोमेंट यू फिनिश योर सिलेबस आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर राइटिंग करनी भी कैसे है। उसके बिना करेंगे तो मतलब आप यू विल गेट कंफ्यूज्ड, आपके लिए बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगी ये पूरी की पूरी प्रोसेस। So as many toppers suggested that to mention 2 to 3 dimension in 10 markers and more dimension in 15. So as a beginner's perspective, what are these dimensions? How they can ओके, understand it? अनमोल, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अगर आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें आप कितने डायमेंशंस मेंशन कर सकते हैं। तो मोस्टली ये डायमेंशंस होते हैं कि जैसे अगर मैं एक टॉपिक लूं तो मान लीजिए कम्युनलिज्म पे एक टॉपिक है, तो अब कम्युनलिज्म पे वो क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि रीजंस क्या है कम्युनलिज्म के। अगर क्वेश्चन ये आया है कि हम क्यों कम्युनलिज्म देख रहे हैं अपने कंट्री में, तो उसके रीजंस हो सकते हैं सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, गवर्नेंस वाले हो सकते हैं या फिर सिक्योरिटी वाले हो सकते हैं। तो ये आपके 5 डायमेंशन हो जाएंगे। मतलब सोशल हो गया, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल हो जाता है कभी कभी। सो डिपेंडिंग ऑन दी सिलेबस, डिपेंडिंग ऑन दी पार्ट, मतलब GS1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इस तरह के डायमेंशंस काफी हद तक यूज हो जाते हैं। इवन ऐसे में भी एक स्पेलिच करके स्ट्रैटेजी यूज की जाती है कि हिस्टोरिकल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, इंटरनेशनल। सो ये डायमेंशंस हो जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आप स्पेलिच लगाइए और इस तरीके से आप कर सकते हैं। मतलब उसे एक आपको डायरेक्शन भी मिल जाता है कि अच्छा 2 आपने सोशल के पॉइंट्स लिख दिए, 2 आपने इकोनॉमिक लिख दिए, 2 पॉलिटिकल लिख दिए। तो उसे आपको ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा हर चीज में, क्योंकि पता होता है कि अच्छा अगर सेक्युलरिज्म है या फिर रीजनलिज्म है तो उसके सोशल चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, सोशल कॉजेस क्या हो सकते हैं जिससे कम्युनलिज्म या रीजनलिज्म स्प्रेड होता है। तो 2 पॉइंट्स उसके लिखिए, इकोनॉमिक लिखिए, पॉलिटिकल लिखिए। कभी कभी सिक्योरिटी एस्पेक्ट भी आ जाता है कि रेडिकलाइजेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्रेन वॉशिंग हो रही है। तो वहां से ये इस तरह के आप डायमेंशन यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन एंड विच पार्ट यू आर राइटिंग क्वेश्चंस ऑन। So moving to the audience, I can open the floor to all of you. Someone asked in the comment section न्यूज़पेपर से सिलेबस को कैसे रिलेट करें. ओके, न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर स्टेज के लिए अलग अलग रहता है। तो अगर प्रीलिम्स के लिए है तो न्यूज़पेपर में जो चल रहा होता है
मतलब इज इट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट, मतलब मेन से वो रिलेटेड पूछ रहे हैं या फॉर द होल प्रोसेस? इफ ही कैन क्लैरिफाई, if he or she can clarify. You can look into the comment section there. ओके, आपने जिन्होंने भी पूछा है आप प्लीज ये स्पेसिफिक बता सकते हैं कि न्यूज़पेपर? Sheet summary ठीक you है, मैं can वैसे बता देती हूँ। ये एसएस करके शायद है, तो मेन से आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं जैसे इस बार जब मैंने अभी लास्ट अटेम्प्ट दिया था तो उस टाइम पे तालिबान का काफी चल रहा था। तो अब तालिबान का काफी चल रहा था तो ये पता था कि अफगानिस्तान पे दे कुड आस्क अ क्वेश्चन, जो एक आया भी था। फिर टेररिज्म पे उस टाइम पे डॉक्टर जयशंकर ने काफी ज्यादा, ही वाज वेरेवर ही वाज गोइंग ही वाज टॉकिंग अबाउट टेररिज्म। तो वहां से एक था कि अच्छा टेररिज्म को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर तो इस तरीके से आप जैसे कभी कभी क्या होता है कि जब दिल्ली गवर्नमेंट मतलब और एलजी और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में टसल होती है, तो पॉलिटी में मोस्टली ये क्वेश्चन आया है। 3 बार, ये 3 या 2 बार आ चुका है। तो इस तरीके से आप मेंस के क्वेश्चंस को रिलेट कर सकते हैं। आपको ये है कि ये पता चल जाएगा ये इशू चल रहा है, बट आपका आंसर आपके प्रीलिम्स के कंटेंट से आएगा। तो इस तरीके से आप मतलब हिस्ट्री में मतलब स्टैटिक पार्ट में तो ज्यादा नहीं रहता है, बट करंट अफेयर्स को आप ऐसे कर सकते हैं। One thing I want to mention कि in case कोई disruption होता है तो we can join through the same link. ओके, ओके फाइन। Someone asked in the comment, मैम पेपर 2 को कैसे प्रिपेयर करें? Option. पेपर 2 ऑफ ऑप्शनल, ओके। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी। तो पेपर 2 में ये रहता है जो मैंने इस बार किया था कि मैंने 2A वाले पार्ट पे, जो स्टैटिक वाला पार्ट रहता है उस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि उसमें ज्यादा वेरिएशन रहता नहीं है। तो आपको ये पता है कि नियो रियलिज्म पे अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कितना ही कर लो वही कंटेंट है। तो मैंने मैम के नोट्स किए थे, जहां पे गैप्स था उनमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की हेल्प से गूगल करके कंटेंट प्रिपेयर किया था। और इंटरनेशनल रिलेशंस में ये था कि मैंने पूरा सिलेबस फिनिश किया था कि अगर यूएस पे आ जाते हैं, जापान, रशिया, ईयू या फिर इंडिया का विजन ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, तो सिलेबस को फिनिश कीजिए। वो आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। एंड आई थिंक वंस यू फिनिश योर सिलेबस, और मैंने अपने सोर्सेज बहुत लिमिटेड रखे थे, मतलब मुझे ये नहीं था कि अगर अफगानिस्तान पे जैसे बहुत चल रहा था उस टाइम पे कि हर रोज देयर यूज्ड टू बी एन आर्टिकल कि क्या इंडिया को करना चाहिए, तालिबान से बात करनी चाहिए, डिप्लोमेटिकली शुड वी रिकॉग्नाइज देम। तो अब उसका आप कितना भी कर लीजिए, इवेंचुअली यू हैव टू राइट मैक्सिमम 250 वर्ड्स। तो आपको 250 वर्ड्स तक का कंटेंट हर हर टॉपिक पे होना चाहिए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे जाइए, और मैंने 2A पे ज्यादा फोकस किया था। तो आई थिंक दैट्स हाउ यू कैन प्रिपेयर पेपर 2। Someone is asking मैम इतने सारे फिलोसोफर थिंकर्स हैं उनके स्टेटमेंट है कंफ्यूज हो जाते हैं. How to- हाँ, तो अब देखिए कंफ्यूजन बहुत ज्यादा नेचुरल है, वो होगा क्योंकि इतने सारे हैं। बट आप क्या कर सकते हैं, आप कंटिन्यूअसली रिवीजन कीजिए। जैसे आज आपने मान लीजिए प्लेटो कर लिया है, और कल आप एरिस्टोटल पे जा रहे हैं, तो एरिस्टोटल करने से पहले प्लेटो को रिवाइज कीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे प्लेटो को रिवाइज करने पे लगा रहे हैं, जस्ट कीवर्ड्स रिवाइज कीजिए। फिर अब 2 दिन के बाद अगर आप मैकियावेली कर रहे हैं, तो मैकियावेली को रिवाइज करने से पहले जस्ट थिंक अबाउट कि अच्छा प्लेटो में क्या क्या पॉइंट्स थे। 5 या 6 थियरीज ही रहती है, जैसे एरिस्टोटल में 9 या 10 ही है। तो मैकियावेली करने से पहले उन दोनों को रिवाइज कीजिए। फिर अगर हॉब्स कर रहे हैं, लॉक कर रहे हैं, तो हमेशा पीछे वाले पे जाइए। आई नो इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, बहुत टाइम लगता है, ये लगता है कि क्या ही कर रहे हैं। बट जब आप इसको 15 या 20 दिन करेंगे तो आपको बिल्कुल टिप्स पे हो जाएंगे। एंड दैट्स हाउ एवरीवन डज इट, मतलब इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो बार बार मतलब उन्हीं पॉइंट्स पे जाके कि अच्छा प्लेटो की क्या थियरीज थी, उसमें क्या क्या कीवर्ड्स थे, फिलोसोफर किंग था, रिपब्लिक था, कम्युनिज्म है, उनकी फर्स्ट फेमिनिस्ट बोलते हैं उनको, क्यों बोलते हैं। तो उनको बार बार लिखिए, कॉपी में लिख के देखिए, कीवर्ड्स करके, स्कॉलर कीवर्ड्स ऐसे करके देखिए। तो 15 या 20 दिन में आई थिंक यू शुड बी डन विद इट। एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि रिवीजन इज द की। Someone is asking notes. सॉरी, एक बार प्लीज आप रिपीट करेंगे अनमोल, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया। I'm saying if you, anyone have any doubt, he or she can unmute her mic and ask. ओके, क्या? Karthik, you can ask. Yes, Karan. किसी को कोई भी डाउट हो पूछ सकता है. हेलो मैम, आपने करंट अफेयर को कैसे रिवाइज किया था?
जी एंड ऑफ द डे बहुत सारा हो जाता है ना, इनको इस तरीके कैसे करना चाहिए। ओके, अश्विनी राइट, आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन? यस मैम, यस मैम। हाँ जी। हाँ तो अश्विनी जी, मैंने क्या किया था कि मैंने करंट अफेयर्स, जैसे मैंने इस बार स्टैटिक पे ज्यादा ध्यान दिया था, और करंट अफेयर से मैंने ये किया था कि अच्छा ये इश्यूज चल रहे हैं, मतलब कि जैसे अफगानिस्तान का मैंने एग्जांपल दिया या टेररिज्म का दिया, क्योंकि उस और करंट पॉलिटी में तो वो मोस्टली वही रहता है कि आपके पॉलिटिकल मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उन्हीं पे क्वेश्चंस रहते हैं। तो उसको मैंने किया था, मतलब मैंने ऐसे नहीं किया था कि मैं पूरे दिन करंट अफेयर्स को कर रही हूँ। आई वुड जस्ट लुक एट द इशू, कि जैसे अफगानिस्तान का इशू है, तालिबान का है, तो क्या क्या रीजंस रहे या उसे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उतना करके मतलब 50 to 100 वर्ड्स करके वैसे मैंने करंट अफेयर से लिंक किया था। जैसे अगर मान लीजिए कोविड का था तो उससे पॉवर्टी बहुत ज्यादा हो गया, इनकम इनइक्वालिटी हो गया, बट आप क्वेश्चंस को देखेंगे ना, अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि करंट अफेयर्स कुछ भी चल रहे हो, एक दो मतलब बारिंग अ फ्यू क्वेश्चंस, मतलब ठीक है 5-6 क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर से, बट उसके अलावा ना चाहे कुछ भी इशू हो, वो आपका आंसर तो आपके स्टैटिक पार्ट से होगा, चाहे दिल्ली और एलजी वाला इशू हो या फिर जैसे इस बार कॉर्ड और ऑकस पे आया था पेपर, जीएस के पेपर 2 का लास्ट क्वेश्चन था आई थिंक, तो उसमें भी ना थोड़ा बहुत पता रहता है, एक दो बाउंसर्स आ जाते हैं, बट मोस्टली इनकम इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो, फूड सिक्योरिटी का हो, या फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का हो जाए, सिक्योरिटी का हो जाए, टेररिज्म न्यूज में है लेकिन आपका कंटेंट तो वही रहेगा कि टेररिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, कॉजेस क्या होते हैं, इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं, ग्लोबली क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। तो दैट्स हाउ आई लिंक करंट अफेयर्स विद द सिलेबस। मैम एक क्वेश्चन और था, जैसे कि इसमें हाँ जी। क्वाड का और बीआरआई कैसे चल रहा था, बीआरआई का और ब्रिक्स के बहुत हम्म सारे इशू चल रहे हैं, तो अपने हम्म फ्यूचर में किस तरीके से 50 वर्ड में उसको काउंटर करेंगे उस तरह चीजों को। अश्विनी जी, आप ये देखिए कि जैसे बीआरआई जो एक टॉपिक है ना, वो आर यू आस्किंग रिगार्डिंग जीएस2 और पीएसआईआर, एक बार आप प्लीज बता दें। जीएस2 मैम, जीएस2। जीएस2, तो अब जीएस2 ना जैसे ब्रिक्स का रहता है या फिर कभी बिम्स्टेक हो जाता है, ये ना मतलब मुझे ये लगता है कि ये वाले क्वेश्चंस ना दे डू नॉट कम यूजुअली, मतलब ठीक है एक दो बार कभी कभी वो पूछ लेंगे, लेकिन मोस्टली तो ना उनका मेजर क्वेश्चंस रहते हैं, मेजर थीम्स रहती है कि इंडिया अफ्रीका रिलेशंस का क्या चल रहा है, इंडिया यूएस का क्या चल रहा है, रशिया का, जापान का। तो ऑकस और जैसे कॉर्ड वाला था तो वो थोड़ा बहुत न्यूज में रहता ही था, तो थोड़ा बहुत हो जाता है, बट मोस्टली ना आप मेजर थीम्स पे कीजिए क्वेश्चंस। जैसे ब्रिक्स की समिट का मुझे एक बार भी बता दीजिए, क्या कभी क्वेश्चन आया है, या बिम्स्टेक की समिट का हो गया, एससीओ की समिट, जैसे एससीओ उस टाइम पे काफी न्यूज में था, या फिर सेंट्रल एशिया के साथ हम काफी ज्यादा डील कर रहे थे, तो वो एक बहुत बड़ा चीज है। ब्रिक्स इज अ वेरी वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एज कंपेयर टू इंडिया यूएस रिलेशंस या फिर इंडिया रशिया रिलेशंस, तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, आप थोड़ा सा कीजिए, लेकिन मतलब मैंने ऐसे किया था, मतलब आई डेंट गो, और कभी कभी इसमें रिस्क भी हो जाता है कि अगर क्वेश्चन आ गया, बट ये बहुत ही कम इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ना बहुत कम है, लेकिन जब आप अपने बेसिक वाले कर लेंगे कि जैसे इस बार अफ्रीका पे आया हुआ था या फिर यूएस का हो गया, तो वो पता है कि अगर वो क्वेश्चन आ गया तो आपको मैक्सिमम तरीके से आंसर आ जाएगा, और थोड़े बहुत आप ये देख सकते हैं कि क्या क्या आउटकम्स, मतलब क्या क्या अग्रीमेंट साइन किए गए, 3 या 4 ये कीजिए, 2-3 चैलेंजेस कीजिए कि ब्रिक्स में चैलेंजेस क्या है, उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, दैट्स इट। उस टाइम पे जो समिट हुई, अगर बहुत ज्यादा वो समिट न्यूज में रही है देन ओनली डू इट, नहीं तो काउंटलेस ऑर्गेनाइजेशन से काउंटलेस समिट्स होते हैं, आप कितनी कर सकते हैं, जैसे अब G7 चल रहा था, तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए, या G20 की चल रही है तो थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए कि 5 अग्रीमेंट्स क्या साइन किए हैं, उसके अलावा आप अपने सारा वो लिख सकते हैं कि चैलेंजेस क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, दैट्स इट। ओके मैम, थैंक यू मैम। आई थिंक द सेशन इज गोइंग टू एंड सून। well rejoin कर सकते हैं सेम लिंक से। ओके ओके Ma'am, which resources you have followed for PSIR? ओके, हाय पिक्सी। मैंने जो सोर्सेज फॉलो किए थे वो ये थे कि मैंने शुभ्रा मैम के नोट्स किए थे, और एक अरविंद शाह करके हैं, एक मैंने उन्होंने भी मैम के नोट्स से ही ना अपने एवर मतलब टेलीग्राम पे उन्होंने कुछ नोट्स शेयर किए हुए, तो उस उनमें थोड़े थोड़े गैप्स जो मैम के नोट्स में मुझे लगते थे हैं, वो मुझे अरविंद शाह के नोट्स से मिल गए थे। और तीसरा सोर्स था, Yes, ओके, ma'am, audible. हाँ जी हाँ जी हाँ, तो मैं पिक्सी जी का क्वेश्चन एड्रेस कर रही थी, तो उसमें जो आपने मुझसे सोर्सेज पूछे, शुभ्रा मैम के नोट्स, अरविंद शाह जी के नोट्स, उन्होंने लास्ट ईयर शायद उनका 123 रैंक आया था, और तीसरा था मेरा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, और थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर से देखना कि क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, सो दैट मुझे पता चल जाए कि किन टॉपिक से मुझे ज्यादा ध्यान देना है।
अब जैसे इस बार रशिया यूक्रेन क्राइसिस काफी चल रहा है, तो इंडिया रशिया रिलेशंस काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो पूछ सकते हैं। वैसे लास्ट ईयर भी आया था, बट एक ये इशू चल रहा है और मैं ज्यादा आजकल फॉलो कर नहीं रही हूँ, तो आप थोड़ा सा उससे एक देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स में कौन कौन से कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप की बात की जा रही है। तो वो वाली चीज कीजिए मैम के नोट्स से या किसी भी चीज के नोट्स, मतलब आपके पास एक बेसिक सिलेबस के नोट्स होने चाहिए और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, दैट्स इट। मतलब मुझे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस तो ये लगता था कि पता नहीं मुझे क्या मिल गया है, तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे बहुत ध्यान दीजिए। And ma'am, for international relation, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आप फिर से वही कीजिए कि इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या होता है, जैसे कुछ भी चल रहा है, मतलब मान लीजिए इंडिया यूएस रिलेशन का चल रहा है या इंडिया रशिया का चल रहा है, तो 90% कंटेंट तो आपके पास ऑलरेडी पहले से ही होगा। कि जैसे इंडिया रशिया रिलेशंस की बात हो रही है, तो पहले होगा कि इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, तो इंट्रोडक्शन में एक नॉर्मल सी लाइन की जैसे मान लीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बोला इंडिया रशिया रिलेशंस पे, फिर नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिख दीजिए कि इंडिया रशिया रिलेशंस हमारी कौन सी पार्टनरशिप चल रही है, जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। फिर एवोल्यूशन का थोड़ा सा बता सकते हैं कि 1947 से लेकर 91 तक हमारे सोवियत यूनियन के साथ बहुत अच्छे थे, फिर थोड़े थोड़े वीकन होते गए, फिर जब पुतिन आए तो उनके बाद और अच्छा इंप्रूव हो रहा है। फिर कहाँ कहाँ पे कोऑपरेशन है, तो आपका न्यूक्लियर हो जाता है, पॉलिटिकल हो जाता है, स्ट्रेटेजिक हो जाता है, डिफेंस हो जाता है। फिर यूएन में वो काफी हमें सपोर्ट करता है। चैलेंजेस हो जाते हैं कि हम अपना डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो रशिया को उससे दिक्कत है कि पहले वो हमारा ऑलमोस्ट 58 to 60% हमारा डिफेंस सप्लायर होता था, बट नाउ वी आर डाइवर्सिफाइंग, वी आर टेकिंग फ्रॉम यूएस, वी आर टेकिंग फ्रॉम इजराइल। तो अब उस चीज से क्या होता है कि आपका ये 90% प्रिपेयर है यार, मतलब क्या ही क्वेश्चन आएगा। आप पिछले साल के पेपर्स देखिए, 2000 से लेके 2021 तक के क्वेश्चंस वो हर साल यही घुमा रहे हैं। मतलब ठीक है, उस साल कुछ एक स्पेसिफिक चीज हुई होगी तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट 90% तो यही आंसर लिखना है। फिर आप चैलेंजेस बता दीजिए, एक दो स्ट्रेटेजिक थिंकर को कोट कर दीजिए, सी राजा मोहन हो जाते हैं, हर्षवी पंत हो जाते हैं, और फिर आप वे फॉरवर्ड लिख दीजिए, दैट्स इट। तो सोर्सेज मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस तो आपका बोलते हैं कि डायनेमिक है, बट 90% इज स्टैटिक ओनली, क्योंकि आपको यही आंसर लिखना है। मतलब ठीक है, इशू कुछ भी होगा, जैसे तालिबान का इशू है, बट कभी कभी एक दो क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि जैसे एक बार ACLS करके आया था कि जापान और इंडिया ने एक चीज साइन की है, उसके बारे में बताइए। तो आप उसका मतलब उसमें अगर मान लीजिए 200 वर्ड्स लिखना है, तो 100 वर्ड्स आप उस पर लिखिए, उसके बाद ये लिखिए कि हम और कहाँ कहाँ पे कोऑपरेट करते हैं, कहाँ कहाँ पे हमारी थोड़ी सी टसल हो जाती है, हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं। दैट्स इट, हो गया आपका आंसर। okay, ma'am. Thank you. या यू आर वेलकम। Anyone else has any question? जैसे मैम एक क्वेश्चन और था, आपने हाँ जी, एथिक्स के बोलिए। लिए कैसे प्रिपेयर किया था? एथिक्स के लिए GS4 मैम। आई एम सॉरी अश्विनी, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ में, आप प्लीज दोबारा धीरे धीरे बोलेंगे। मैम एथिक्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया आपने GS4 के लिए? अच्छा, एथिक्स के लिए, ओके। सो एथिक्स के लिए मैंने क्या किया था, मैंने सिलेबस को किया था, जितना सिलेबस दिया, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस इतने सारे रिपीट हुए थे इस बार। मतलब मुझे थोड़ा सा ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरे थोड़े से कम मार्क्स क्यों आए हैं, बट वही आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को कीजिए तो आपका वो हर साल यही पूछा यार कि वैल्यूज क्या क्या फॉलो करने चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस पे दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन एवरी ईयर। फिर जो भी उनको और प्रिपेयर करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे जाइए। मैंने थोड़े से बाजीराम के जो नोट्स थे उनको फॉलो किया था, जो जैसे हमारे टाइम पे पाठक सर और ब्रिजेंद्र सर ने क्लासेस ली थी, तो और मणिकांत सर थे, तो उनके जो नोट्स थे उनको किया मैंने। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे गई, देखा कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे रूल ऑफ लॉ पे हो जाता, मतलब सॉरी नॉट रूल ऑफ लॉ, जैसे पिछले से पिछले साल क्वेश्चन आया था कि लॉज रूल्स रेगुलेशंस का डिफरेंस क्या होता है, तो वो सर ने क्लास में कराया, बताओ उसी को, मतलब उसी को रटा, उसी को लिख के आना है। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में जाइए, देखिए कि आप क्या क्या क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकते हैं। मुझे एक सबसे ज्यादा दिक्कत ये लगती है कि हम ना टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं और उसमें दे आस्क वेरी रैंडम क्वेश्चंस, मतलब जिसका हमें पता भी नहीं होता है, कि एक वैल्यू पे चले जाएंगे रेजिलियंस पे, बट क्या रेजिलियंस कभी पूछा है पेपर में? नहीं पूछा यार, जो पूछा है पहले उसको करो। मतलब वो आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से मिल जाएगा। 2013 या 14 से एथिक्स आना स्टार्ट हुआ है, 2021 तक का पेपर हो गया, तो अगर 14 माइनस 21 में 8 साल के आपके पास सीधे क्वेश्चन बैंक है, आप पहले उसको कीजिए। अगर आप उसको अच्छे से कर पा रहे देन आपको मतलब मैं गारंटी ले सकती हूँ 95% आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पढ़ना है उस पेपर को।
प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे जाइए, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस पे यू शुड बी एबल टू एड्रेस एवरी क्वेश्चन। कि ऐसा वो पूछते हैं कि क्या इमोशनल इंटेलिजेंस इनहेरेंट होती है और डू वी लर्न इट फ्रॉम आउटसाइड। तो वो दोनों चीजें होती है। तो आपके पास क्या उस पे इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, मतलब 50% आपको लिखना है कि इनहेरेंट होती है, 50% होता है कि वी कैन लर्न इट फ्रॉम आउटसाइड। तो उसका अगर आप कोई भी एक नॉर्मल जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं वो कर सकते हैं, किसी किसी भी कोचिंग के जाके आप नोट्स उठा के लेके आ सकते हैं, बट लिमिटेड कीजिए। मतलब आजकल अब बहुत ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है और उससे कंफ्यूजन ज्यादा होता है, एंड आई यूज टू डू दैट, सो दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू नॉट टू डू इट, क्योंकि इट हैज कॉस्टेड मी आई डोंट नो 2 or 3 अटेम्प्ट्स फॉर श्योर। तो आप एक चीज कीजिए, प्रीवियस ईयर्स पे जाइए, और फिर आपको लग रहा है कि कुछ कमी है तो गूगल कर लीजिए, किसी और एस्पिरेंट से पूछ लीजिए या किसी टॉपर से पूछ लीजिए जो थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं। दैट्स इट, इतना ही है यार। अगर एक बार आपको समझ में आ जाए ना पढ़ना क्या है, सो आई डोंट थिंक कि यूपीएससी का सिलेबस फिनिश करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ओके मैम, थैंक Was यू। I able to address your question, or do you have something else to ask? कोई और डाउट है तुम्हारे पास? Ashwini ji? Okay, fine. Someone else? Someone is asking how to do self evaluation of answers. सेल्फ इवेल्युएशन ऑफ आंसर्स। यार सेल्फ इवेल्युएशन ना, जब तक 100 आंसर्स लिखोगे नहीं तब तक नहीं आएगा। राइट 100 क्वेश्चंस फर्स्ट। हम लोग ना लिखते नहीं है और हमें होता है कि अच्छा पहला लिख दिया एंड इट शुड बी अ परफेक्ट आंसर। जब तक आपने 100-200 क्वेश्चंस नहीं लिखे है ना, डू नॉट डू सेल्फ इवेल्युएशन, जस्ट कीप राइटिंग। आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। या एक ही क्वेश्चन को 5 बार कीजिए, मतलब आज किया है फिर एक हफ्ते बाद फिर से उठा लीजिए कि अच्छा ये क्वेश्चन है, हाउ वुड आई एड्रेस इट। सेल्फ इवेल्युएशन अपने आप आ जाएगा। आप 200 क्वेश्चंस अपनी कॉपी में लिख के देख लीजिए। एंड मैंने भी ऐसे ही सीखा था। मतलब पहले मुझे लगता था कि किसी से चेक करा लो, बट जब तक आप पहले उसको लिखो, मतलब हमें एक हो जाता है कि हमें परफेक्शन चाहिए। अभी की अभी मेरा आंसर ऐसा होना चाहिए कि मुझे 20 में से 17 नंबर मिल जाए, वो नहीं होगा। आप पहले फर्स्ट आंसर जो लिखेंगे ना वो इतना गंदा होगा कि खुद पढ़ने का मन नहीं करेगा, लेकिन आप उसको लिखे, कीप डूइंग इट। मतलब एक ये होता है कि आप कंसिस्टेंटली करते जाइए। आज लिख रहे हैं, कल लिख रहे हैं, 5-5 क्वेश्चन रोज लिखिए। जब आप 200 के बेंचमार्क पे पहुंच जाएंगे ना, आई डोंट थिंक यू नीड टू आस्क एनीवन कि सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे करना है, वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। एंड दैट्स द प्रोसेस। Someone is repetitively asking in the comment section to share your last written test papers of optional. एक सेकेंड, आई थिंक ही इज आस्किंग फॉर टेस्ट सीरीज। मैंने इस साल टेस्ट सीरीज नहीं दी थी, मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस किए थे, और जो मैंने उससे पिछले साल की थी, आई डोंट थिंक आई शुड प्रोवाइड यू दोज आंसर्स, क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे, तो आई थिंक दे विल मिसलीड यू मोर। सो मेरे पास वो है नहीं कुछ भी टेस्ट सीरीज शेयर करने के लिए आंसर्स। Ma'am, for PSIR, is it necessary to read all the NCERT from 6th to 12th polity? फॉर पीएसआईआर में तो आई डोंट, सॉरी, पीएसआईआर और जीएस आप प्रीलिम्स के लिए पूछ रहे हैं? Ma'am, for PSIR, we have to study that polity NCERT from class 6 to 12th. अब पिक्सी जी आप ये देखिए कि सॉरी क्या हुआ, हाँ ये है कि एनसीईआरटी से आपको वैसे भी पढ़नी पड़ेगी। पीएसआईआर के लिए मुझे नहीं लगता है ज्यादा हेल्प होती है उनसे, लेकिन क्योंकि आपको प्रीलिम्स देना है और उसके लिए 6 to 12 की एनसीईआरटीज आर मस्ट, तो वो आपको वैसे भी पढ़नी है। अगर आपको उसमें लगता है कि पीएसआईआर की हेल्प होती है, पीएसआईआर के कंटेंट में हेल्प होती है, तो आप वहां से ले लीजिए। बट आई फील दैट इतना ज्यादा हेल्प होती नहीं है उनसे। लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट यू हैव टू रीड एनसीईआरटीज, तो आप कर सकते हो उनको। Okay, thank you. सॉरी, हेलो, Am I audible? हाँ हाँ जी हाँ, प्लीज बोलिए। Hello, ma'am. And how to prepare science and technology section? For Yes. GS or for prelims or for mains? Ma'am, for both? For both. ओके, देखिए मैं क्या करती थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, पहला मेरा सोर्स हो जाता प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, क्योंकि उससे आइडिया लग जाता है। एक ऑल्दो साइंस एंड टी में बहुत ज्यादा वियर्ड क्वेश्चंस आते हैं, मतलब यू कांट प्रिपेयर देम। जैसे इस साल मेंस में ब्लू एलईडी पे क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि जो उनके नोबेल लॉरिएट थे जिनको प्राइज मिला था उसपे, ही एक्सपायर्ड। तो यार मैं तो वो छोड़ के आई थी क्वेश्चन, मतलब मैंने कुछ रैंडमली लिख दिया था। फिर जैसे इस साल जैसे कोरोना पे क्वेश्चन आया था कि वैक्सीन का क्या है, तो वो थोड़ा सा पता था वो हो जाएगा। तो आप मे बी विजन या इनसाइट्स ऑन आईएएस का
SNT का जो वो PT 365 या मेंस 365 आता है वो कर सकते हैं, क्योंकि ये ना बहुत ही ज्यादा रैंडम क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता है कि इसको कैसे प्रिपेयर करें. आई वुड स्टिल प्लेस माय बेट्स ऑन स्टैटिक पार्ट, कि आप स्टैटिक कर लो, एक दो क्वेश्चन से मिस भी हो जाएंगे तो चल जाएगा. लेकिन थोड़ा बहुत अगर आपको पढ़ना है तो मे बी PT 365 या मेंस 365 किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का उठा लीजिए और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देख लीजिए, तो उससे समझ में आता है कि बहुत ही रैंडम क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उतना तो कितना प्रिपेयर कर सकते हैं. बट अगर आप जैसे सिक्योरिटी पार्ट कर लेंगे या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाला पार्ट या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पार्ट, सो उसमें से तो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, मतलब सीधा वो सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार हर साल, सो व्हाई नॉट डू दोस फर्स्ट. उसके बाद एक या दो आपका साइंस एंड टी का थोड़ा सा वियर्ड क्वेश्चन आ गया, तो 90% लोगों को वैसे भी नहीं आता होगा, तो वैसे ही आपका बैलेंस आउट हो जाएगा. स्टैटिक पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, जो पक्का से आता है उसको अच्छे से कर लीजिए. Any other question? Hello, ma'am. Am I audible? Yeah, hi Krishna, you're audible. Ma'am, did you read articles like ORF, IDSA, or I mean, did you go beyond Indian Express and Hindu? For what? For GS, for prelims, for optional, PSIR. for PSIR. Optional. तो कृष्णा जी, ये कि मैं लास्ट ईयर तक ये सब करती थी. I used to do everything, but इस साल again आपको 250 वर्ड्स लिखने हैं यार. आप इट्सा पढ़ लीजिए, आप ORF पढ़ लीजिए, आपको इतने बड़े बड़े तो आर्टिकल्स होते हैं, मतलब जिसमें 1000 से 2000 वर्ड्स का होता है. आप उसको पढ़ेंगे, फिर उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालेंगे, और वो मोस्टली आप सिर्फ 10 ही वर्ड्स लिख सकते हो, बाकी तो आपका पहले से ही पता है. तो आई डोंट थिंक, मतलब मुझे उनकी इंपॉर्टेंस नहीं लगती थी. लेकिन अगेन इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव ओपिनियन. मतलब मैं तो इस बार बहुत सिंपल करके आई थी यार, मतलब मैंने कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया था. पीपल सजेस्ट यू टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, इट्सा हो जाता है, फोरम हो जाता है. एक न्यूज़पेपर को देख लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू. मतलब अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो यू कैन लुक एट 2 न्यूज़पेपर्स. वो मोस्टली हो नहीं पाता है. आई एम सो सॉरी. तो वो मोस्टली हो नहीं पाता है, तो एक न्यूज़पेपर फॉलो कर लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस. आई थिंक इट शुड बी ओके. And ma'am, you read like on daily basis or you read monthly current affairs magazine? For what again? Prelims के लिए या मेंस के लिए? For GS, ma'am. I mean mains. हाँ, तो मैं क्या करती थी, मृणाल सर का, अगर इफ यू नो हिम, तो वो ना अपने टेलीग्राम पे रोज करंट अफेयर्स का एनालिसिस देते थे. जिस टाइम पे लास्ट ईयर जब मैंने दिया था ना, तो वो हर रोज देते थे, तो मैं उसपे देख लेती थी कि अच्छा क्या क्या टॉपिक्स उन्होंने कवर किया. वो इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस करते थे. तो जस्ट 1 सेकेंड. तो उसमें क्या होता था, जैसे अब मान लीजिए एक बार उन्होंने ना फैंटम डेमोक्रेसी वर्ड, एक इंडियन एक्सप्रेस के शायद सी राजा मोहन का था, किन्हीं का था, तो उन्होंने फैंटम डेमोक्रेसी वर्ड यूज किया था. अब वो मेरे को ना 10 मिनट लगता था सिर्फ, वो जो उनका जो भी वो सिनॉप्सिस देते थे रोज का, वो पढ़ के अगर मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ रहा है, तो आई वुड गो टू इट. बट आप रोज एक बार देख लीजिए, जैसे मतलब कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी पर्सन अगर उस दिन की समरी दे रहा है, सो जस्ट लुक एट दैट समरी फॉर 10 to 15 minutes. इफ यू थिंक समथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑप्शनल, कि PSIR है, सोशियोलॉजी है, तो उस आर्टिकल पे चले जाइए. अगर कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, मोस्टली 1 या 2 लाइन्स ही होती है, 10 to 15 वर्ड्स ही होते हैं, उनको कीजिए, एंड दैट्स इट. Ma'am, one more last thing, ma'am. I mean, I get into this period of excessive productivity and then I fall into this crush, ma'am. So I don't know how to overcome it. So can you please? Actually, everyone goes through this. Everyone goes through this. So इसमें वही है यार कि आप ये देखिए कि ठीक है, मतलब एक बार बहुत ज्यादा burst of productivity आता है and we become very efficient, but at the same time दूसरी चीज भी होती है कि कभी कभी हम नहीं कर पाते हैं. तो उसमें ये होता है कि आप इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम, मतलब एक दिन अगर आपका मन नहीं कर रहा है, 2 दिन नहीं कर रहा है, तो पूरा टाइम मतलब 24 जितना भी आप पढ़ते हैं, 10 घंटे 11 घंटे, तो पूरे 11 घंटे ना पढ़ने की जगह पे आप 2 घंटे पढ़ लीजिए. जब आप और आसान टॉपिक्स उठाइए, ताकि एक वो ना लगे कि एक सिंपल सा टॉपिक उठा लीजिए जो बहुत सिंपल होता है. प्रीलिम्स कर रहे हैं तो जो आपको सबसे इजी टॉपिक लगता है ना, उसकी रिविजन कर लीजिए, वीडियोस देख लीजिए. जैसे काफी ज्यादा मतलब मुझे मेंस के टाइम पे ये बहुत होता था कि जो पिछले साल के क्वेश्चंस होते थे ना, उनके विजन के दे हैव डन एनालिसिस, सो उनको सुन लीजिए पैसिवली. मतलब कुछ नोट्स मत बनाइए, बट सुनते जाइए, ताकि यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम. बट ये बर्स्ट
ऑफ एनर्जी होगा, एक कभी कभी डिप्रेस भी फील होगा, बट यू हैव टू कीप वर्किंग यार। जिस दिन आप छोड़ दोगे उस दिन दिक्कत हो जाएगी। बाहर चिल आउट करके आ जाइए, फ्रेंड से बात कर लीजिए, मूवीज देख लीजिए, मेडिटेट कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, गार्डनिंग कर सकते हो, डू एनीथिंग, बट ब्रेक मत लीजिए। मतलब 1 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, बट पढ़िए, Thank क्योंकि you so यार much, ma'am. एग्जाम एग्जाम ये ऐसा है, यू हैव टू स्टडी, बिना पढ़े नहीं होगा। एंड यू आर वेलकम। यहाँ पे हमको कंपेरेटिव पढ़ना Ma'am, रहता है। सॉरी अनमोल, क्या कह रहे हैं आप? हम सजेस्टिंग कि ये कंपटीशन है तो यहाँ पे कंपेरेटिव रहता है। इट्स नॉट लाइक बिल्कुल। कि यू आर सिटिंग कि बोर्ड का एग्जाम में क्लियर हो जाएगा, तो हाँ जी, यू हाँ। हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। कृष्णा इज सेइंग समथिंग। yes, ma'am, you are more like a friend than someone who has touched skies and proudish, ma'am. So feeling very very happy, ma'am, talking to you. थैंक यू कृष्णा, थैंक यू, यू आर वेलकम। Any other query? Someone is asking for the sources for GS2 and what should be the structure of GS2 answer. जीएस2 में एक्चुअली तीन चीजें आती हैं। सो पॉलिटी हो जाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड गवर्नेंस। मैं तीनों का कवर कर लेती हूँ। पॉलिटी में जैसे रहता है कि सोर्सेज, यार सोर्सेज मैंने तो लक्ष्मीकांत रखा था, एक लक्ष्मीकांत तो जाता था, और कभी कभी विजन का पीटी 365 या मीन्स 365 देख लीजिए, ऑलमोस्ट सेम कंटेंट रिपीट करते हैं। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि अब मैं एक्चुअली ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको स्ट्रक्चर, या तो इफ यू गिव मी अ क्वेश्चन मैं आपको बता सकती हूँ। ओके, आई विल टेक अ क्वेश्चन। तो जैसे क्वेश्चन आया था इस बार का मैं बिल्कुल नहीं सोच पा रही, जैसे 2-3 साल पहले अटॉर्नी जनरल पे एक क्वेश्चन आया था, तो वो ना आपके स्टैटिक पार्ट से हो जाता है। इमरजेंसी पे दे हैव बीन आस्किंग क्वेश्चंस, एक बार उन्होंने फाइनेंशियल पूछ ली, एक बार नेशनल पूछ ली। तो वही मतलब लक्ष्मीकांत पे जाइए और थोड़ा सा मेंस के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस कीजिए। जैसे वो पूछते हैं कि जब किसी भी तरह की इमरजेंसी इम्पोज होती है तो व्हाट हैपेंस। तो उसमें होता है कि तीन तीन चीजों पे होता है कि फंडामेंटल राइट्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, सेंटर स्टेट रिलेशंस पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसके 2-3 पॉइंट्स कीजिए। तो अब स्ट्रक्चर विल डिपेंड ऑन दी टाइप ऑफ द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड। मतलब इसका एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशंस में आप एक स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि अगर दे आर आस्किंग अबाउट की इंडिया अफ्रीका रिलेशंस, इंडिया यूएस, इंडिया रशिया, इंडिया जापान रिलेशंस, तो फिर वही चीज कर सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक क्या क्या आप लिख सकते हैं, या फिर पॉलिटिकली आप क्या क्या कोऑपरेशन कहाँ पे हो रहा है, इकोनॉमिकली कहाँ कहाँ पे हो रहा है। जैसे जापान हमारा बहुत अच्छा इकोनॉमिक पार्टनर है, यूएस हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर्स में से आ जाता है। तो इस तरीके से आप डायमेंशन तोड़ सकते हैं। फिर जैसे जीएस2 का एक पार्ट रहता है गवर्नेंस का, जिसमें दे आस्क यू अबाउट एनजीओ, एसएचजीज, और हर साल वो यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एसएचजीज का विमेन एम्पावरमेंट का क्या रिलेशनशिप है, या एनजीओज को आप कैसे वो कर सकते हैं। तो इनको नॉन स्टेट एक्टर्स भी बोलते हैं इन गवर्नेंस पार्ट। तो इनमें वही प्रीवियस ईयर्स पे जाइए और आपको ना स्ट्रक्चर उससे समझ में आ जाएगा। मतलब इफ यू आस्क मी अ पर्टिकुलर क्वेश्चन आई कैन टेल यू, बट मोस्टली तो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे जाके देखो यार। मतलब गो देयर, सॉल्व सम 100 क्वेश्चंस, आपको समझ में आ जाएगा। According to you, previous year are more important than solving number of test series. सॉरी अनमोल, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया। I'm saying according to you, solving previous year question are more important than solving number of test series. नहीं, आप प्रीवियस ईयर सारा कीजिए, प्रीवियस ईयर्स कीजिए, बट मतलब मुझे ये लगता था कि किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज करने से बेटर आई वुड फर्स्ट फोकस ऑन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस यार 8 या 9 साल के आ चुके हैं। 20 क्वेश्चन होते हैं, तो हर साल आपका 80 क्वेश्चन या 79 क्वेश्चंस, और आपको 20 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस, मतलब कितना सारा क्वेश्चन बैंक है आपके पास, काफी सारे क्वेश्चन है। आप उनको सबको पूरा लगा के जाइए। और मैंने तो क्या किया था, मतलब मैंने 2013 से नहीं किए थे, एक ला एक्सीलेंस का पीडीएफ है जिसमें उन्होंने बहुत पीछे तक के क्वेश्चंस दिए हुए, मैं तो वो भी करके गई थी सारे के सारे। मतलब और क्या होता है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारे क्वेश्चंस है, वो आपके इवेंचुअली 5 या 6 क्वेश्चन ही बन जाते हैं, मतलब और उससे आपको पूरा सिलेबस हो जाता है। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन तो जितने कर सकते हैं, जितने पुराना आपको मिल जाए, 50 से लेके 60 या 1980 से तो पक्का क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, उनको करके जाओ यार, बहुत आसान चीज है। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग, हाय। Ma'am, could you suggest any best strategy to get success in 2024 attempt, ma'am? ओके, सो बेस्ट वही है, मल्टीपल सोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखिए, मल्टीपल रिविजन्स कीजिए, सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए
फॉर एवरीथिंग, प्रीलिम्स, मेंस, ये कर लीजिए, फिर इंटरव्यू का आसानी रहता है. I want to sum up what Garima has said in the session. Like syllabus होना चाहिए सिंगल सोर्स और PYQ. इसके बाद आप सोच सकते हैं बाकी कुछ. Someone is asking source for governance part. सोर्स और गवर्नेंस पार्ट यार, मैंने कैसे किया था, मैंने तो थोड़ा सा मतलब क्योंकि मैं 6 साल से पढ़ रही थी तो धीरे धीरे बनता चला गया था. सोर्स में आप गूगल कर सकते हैं या फिर किसी कोचिंग का मटेरियल उठा लीजिए, मतलब येलो बुक्स आती है या बहुत ही कंसाइज वे में भी कुछ कुछ आपको मिल जाएंगे राजेंद्र नगर के, वहां पे तो काफी सारा मटेरियल रहता है. किसी एक का भी उठा लाइए और उसमें से देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर्स में क्या क्या पूछा है, कि एसएचजीज और विमेन एम्पावरमेंट के कौन से 5 पॉइंट्स आपके लिए बेटर रहेंगे. 5 पॉइंट्स कीजिए एंड दैट्स इट, मतलब क्योंकि उन्होंने बहुत मोटी मोटी किताबें भी निकाली हुई हैं, तो कुछ भी उठा लीजिए और उस पर आप अपने क्वेश्चंस कर लीजिए. Someone is asking how to approach philosophical essay. ओके, फिलोसफिकल एसेज के लिए ये होता है कि पहले आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और मतलब जैसे क्या होता है कि फिलोसफिकल भी ना आप इसको इसमें तोड़ सकते हैं, डायमेंशंस में तोड़ सकते हैं. जैसे स्पेलिश हो जाता है कि सोशल, आजकल लोग हिस्टोरिकल डायमेंशन बहुत ज्यादा यूज करते हैं. मतलब फिलोसफिकल के लिए भी पिछले साल के आप देखेंगे ना, तो लास्ट ईयर तो उन्होंने 8 के 8 क्वेश्चंस मोस्टली फिलोसफिकल ही थे. और I'm sorry, just 1 second, I'll just You can take your phone. switch everything off. Yeah, sorry. So उसमें ये था कि फिलोसफिकल एसेज में आपको समझना होता है कि मान लीजिए इस साल जो क्वेश्चन आया था कि हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड. सो उसमें आपका क्या है कि उसमें दे आर आस्किंग अबाउट कि जो आपकी अपब्रिंगिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब जैसे आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, जैसे आपके पेरेंट्स का रोल रहा है, मोस्टली मदर का रोल रहता है, पेरेंट्स का हो जाता है, सोसाइटी का हो जाता है, स्कूल का हो जाता है, फ्रेंड्स का हो जाता है, मूवीज, बुक्स. तो आप इनको इन चीजों पे तोड़ेंगे. हिस्टोरिकली हमने कैसे कैसे देखा है कि बुद्धा थे या गांधी जी थे, तो उनकी मदर का उनकी स्पिरिचुअलिटी पार्ट एस्पेक्ट के ऊपर काफी इम्पैक्ट रहा था. तो इस तरीके से ना आप अलग अलग डायमेंशन बनाइए, मतलब डू नॉट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ कि अच्छा फिलोसफिकल कुछ नहीं है यार, एक स्टेटमेंट देखो, जस्ट ट्रीट इट एज अ स्टेटमेंट, और ये देखिए कि आप सोशल में सोच सकते हैं, हिस्टोरिकल में सोच सकते हैं, पॉलिटिकल में, इंटरनेशनल में, एथिकल में, ह्यूमन वाला एस्पेक्ट हो जाता है, कल्चरल हो जाता है, इकोनॉमिक हो जाएगा. तो ये वाली मतलब फिलोसफिकल एसेज को भी ना आप इन्हीं डायमेंशंस पे ब्रेक कर सकते हैं. फिर मूवीज को कोट्स कीजिए, बुक्स को कोट कीजिए. और जैसे मैंने एक शिव खेड़ा की बुक पढ़ी थी, यू कैन विन, सो उसमें ही हैज यूज्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज. तो इस साल मैंने वही वाली स्टोरीज यूज की थी, तो आप वो यूज कर सकते हैं. उनको कीप रीडिंग, मतलब कीप लिसनिंग टू दैट ऑडियो बुक अगेन एंड अगेन, तो यूट्यूब पे उनकी ऑडियो बुक आपको मिल जाएगी. सो इस तरीके से आप कर सकते हैं. Someone has raised the hand. You can ask your question. किसी को कुछ पूछना है? Then we will conclude the session. Also, I want to ask. Am I audible? Yeah, Darshan is asking. हाँ जी, प्लीज पूछिए ma'am, दर्शन. ma'am, I want to ask that did you take any coaching for PSI or optional? दर्शन मैंने, हाँ जी, Ma'am, is it necessary to take any coaching? And like in market there is various believe that if you go through Surya Ranjan ma'am notes only, then you will be able to do. Otherwise, you won't. Like sometimes I believe that Surya Ranjan ma'am's notes are overrated, and many points like comparative politics are not covered there very well. ओके. दर्शन जी, Question पहला क्या जो है? क्वेश्चन था कि मैंने कोचिंग ली थी या नहीं ली थी, सॉरी अनमोल, आप कुछ बोल रहे हैं शायद. I'm asking कि question क्या है? हाँ, उनका क्वेश्चन ये था कि कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए. तो मैंने मैम से ली थी क्योंकि मैंने पीएसआईआर का, मेरे घर में कोई गाइडेंस नहीं थी और मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, मैं इंजीनियर हूँ तो वो नहीं था. तो इसलिए मुझे लेनी पड़ी थी. बट कोचिंग की जरूरत, अगर आपको कोई भी गाइड, कोचिंग इज बेसिकली गाइडेंस, सो इफ यू कैन गेट गाइडेंस फ्रॉम एनीवेयर, आई डोंट थिंक यू नीड टू डू इट. लेकिन उससे थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो जाता है. आई एम नॉट सजेस्टिंग और फेवरिंग एनी ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हियर, बट अब जिसको नहीं पता तो आप खुद से करेंगे हर टॉपिक को.
तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, आपको प्लेटो का पढ़ना पड़ेगा, मैकियावेली देखना पड़ेगा। तो अगर आप मतलब मार्केट में जाके इवन नोट्स भी खरीद के ले आते हैं, तो आई थिंक दे शुड बी मोर देन इनफ, अगर आपको थोड़ा बहुत PSIR में बैकग्राउंड है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि कंपैरेटिव के तो मेरे को मैम के नोट सही लगते हैं, कुछ कुछ जगह पे मेरे को काफी गैप्स लगते हैं उनके में, बट स्टैटिक पोर्शन मैम ने 1A बहुत अच्छे से कवर किया है, एंड 2A में काफी टॉपिक्स तो शी हैज कवर्ड वेरी प्रॉपर्ली। तो और बाकी जो है वो फिर आप गूगल कर सकते हैं या किसी और कोचिंग के नोट्स देख सकते हैं। अरविंद शाह के नोट्स आर क्वाइट गुड, उन्होंने ऑलमोस्ट हर चीज लिखी है अपने नोट्स में, तो आप मे बी उनको भी फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने मैम के नोट्स को काफी किया है, बट जहां जहां पे नहीं है तो उन्होंने शायद अपनी गूगल करके या जैसे भी किया होगा किताबें पढ़ के, तो आप उनके नोट्स भी फॉलो कर सकते हैं। एंड कोचिंग इज नॉट नेसेसरी, बट मेरे लिए हेल्पफुल थी, तो मुझे थोड़ा सा हेल्प मिली थी। मैम प्लीज दैट अरविंद सर सर्च नोट। सॉरी, क्या चीज कह रहे हैं आप? मैम प्लीज शेयर अरविंद सर सर्च नोट्स। उनका ना टेलीग्राम चैनल होता था लास्ट ईयर, मुझे किसी ने फॉरवर्ड किए थे, तो या आपके पास तो है तो you can मैं share with me, I can share on the channel. ओके, मेरे पास PDF है उनका, तो चैनल पे मतलब आप इंस्टा पे शेयर कर देंगे? नहीं, I will upload them to the drive link. Then I can share ठीक है, them. तो आप वो कर लीजिए, या फिर मैं अपने इंस्टा पे कुछ अपलोड कर दूंगी। तो मेरा हैंडल गरिमा गर्ग 309 है, तो आप वहां पे मुझे मैसेज कर देना, तो मैं वहां पे ड्रॉप मतलब या तो आपको मेल कर दूंगी, जैसे भी सही रहेगा। ओके मैम, थैंक यू। या Also, I want to ask, like, many toppers are nowadays sharing their notes on their Telegram channel. So instead of following any particular source, what would you suggest कि उन notes को कैसे best utilize किया जाए for the GS and particularly for the options? अनमोल, किसी के नोट्स को फॉलो करना ना वो होता है कि आपने अब जैसे मेरे नोट्स अगर मैं अपलोड करती हूँ, तो वो नोट्स ना 90% मुझे ही समझ में आएंगे। मतलब इंसान अपना एक किताब से पढ़ता है और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन से वो अपने नोट्स बनाता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप हेल्प लीजिए, बहुत सारे टॉपर्स हेल्प, मतलब बहुत सारे जो अभी के टॉपर्स है उन्होंने लास्ट ईयर के लोगों से हेल्प ली होगी, मैंने भी ली थी काफी ज्यादा। लेकिन आपका बेसिक्स तो आपको अपनी नॉर्मल बुक्स पे ही जाना चाहिए। फिर आप ये देख सकते हैं कि अच्छा ये चीज उनके में एक्स्ट्रा है विच इज नॉट देयर इन दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बुक, तो वो आप पॉइंट उठा सकते हैं, या उनकी स्ट्रैटेजी आपको बहुत अच्छी लगी। लेकिन जाना तो बेसिक बुक्स पे पड़ेगा, क्योंकि किसी के भी नोट्स उनकी इंटरप्रिटेशन है विच में नॉट बी करेक्ट। तो वैल्यू एडिशन के लिए दे कुड बी अ गुड सोर्स, बट बेसिक बुक्स आई वुड नॉट रेकमेंड दैट यू इग्नोर दोज बुक्स। She is asking something. या प्लीज डू। भाई जब भागोगे ना ऐसे दबा के और ऐसी डायरेक्शन में भागोगे जहां कोई नहीं भाग रहा और तुम जैसा भाग नहीं पा रहा क्योंकि देख के डर रहे हैं कि यार ऐसा भागूंगा तो गिर जाऊंगा, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, तब ऐसी सक्सेस मिलेगी जितना वो लोग पूरे लाइफ में नहीं। आपको पता चलेगा आप 3 साल में कमा लेंगे।